अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लेसन 3 के साथ सब लोगों को वेलकम है क्लास के अंदर। ये आप लोगों का लेसन 3 है जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं एक ऐसा वर्ड जो कि किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो, यानी वो तमाम वर्ड्स जो कि एक प्रॉपर सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं वो सब वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है कि अगर वो स्पीच का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच, तो डेफिनेटली द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच। अब वो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो डिफरेंट वेज में क्या हो सकते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स भी आपके सामने ही लिखी हुई हैं। नंबर 1 इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, देन थर्ड वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये तमाम 7 जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इनमें से कभी ना कभी हर वक्त कोई ना कोई जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में यूज़ ज़रूर हो रहा होता है। इनमें से ही मिलकर हमेशा कोई ना कोई सेंटेंस बनता है। ज़रूरी नहीं कि ये तमाम 7 के 7 यूज़ हों, लेकिन हाँ, कोई ना कोई इनमें से ज़रूर यूज़ हो रहा होता है सेंटेंस में, तभी सेंटेंस कंप्लीटली बनता है। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि इन सारे यानी 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंडिविजुअली स्पेसिफिकेशन और क्वालिटीज़ क्या हैं और इनका क्या यूज़ है, इनकी क्या डेफिनेशन है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले नाउन की तरफ। तो अब हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं नाउन को। आप देख सकते हैं नाउन की डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है। अच्छा, हम जो हमेशा से नाउन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं वो ये होती है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि नाउन इज़ नॉट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ओनली। नाउन नाम तो है, ठीक है ना, पर्सन का भी नाम हो सकता है, एनिमल का भी नाम हो सकता है, जगह का भी नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का भी नाम हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही कंप्लीट डेफिनेशन नाउन की नहीं है। ये भी डेफिनेशन है लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नाउन की नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि ना पर्सन के नाम की कैटेगरी में जाते हैं, ना वो प्लेस की कैटेगरी में जाते हैं, ना वो किसी चीज़ की कैटेगरी में जाते हैं, और ना ही वो किसी एनिमल का नाम है, लेकिन वो फिर भी नाउन्स हैं। तो इसलिए नाउन की जो एक कंप्लीट डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल सी है कि आ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। यानी नाउन जो है वो किसी भी चीज का नाम कहलाता है। यानी कोई भी चीज लाइफ के अंदर आप देखें, दुनिया में जो भी नाउन पाए जाए वो सब बस नाउन कहलाते हैं। यानी कि एक नाम चाहे वो किसी भी चीज का हो वो नाउन कहलाता है। इसकी क्या एग्जांपल है? सारा, अली, अहमद, ये सारे नाम हो गए। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ठट्टा या रूम, हाउस, ये तमाम प्लेसेस के नाम हो गए। इसी तरह से पेंसिल, इरेजर, डोर, और भी कोई भी चीज़ जिस तरह की, यानी कि चेयर, टेबल, ये तमाम चीज़ें जो है वो चीज़ों के नाम हो गए। लाइन, टाइगर, इस तरह से हैन, गोट, ये तमाम जानवरों के यानी एनिमल्स के नाम हो गए। लेकिन इसके अलावा देखें, अब आप फीलिंग, फीलिंग ऐसा नाउन है, ऐसा वर्ड है जो कि ना तो पर्सन की कैटेगरी में आता है, ना प्लेस की कैटेगरी में आता है, ना वो किसी चीज़ का नाम है। क्योंकि चीज़ का नाम क्या मतलब हो सकता है? चीज़ वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फीलिंग को हम टच नहीं कर सकते, इमोशंस को हम टच नहीं कर सकते, एयर को हम छू नहीं सकते, फियर को हम देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये भी नाम है, इस वजह से ये भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दी है कि नाउन इज बेसिकली अ नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन होता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग ही हो, उसके अलावा भी जितने नाम होते हैं वो सारे नाउन्स कहलाते हैं। नाउन की जो एग्जाम है, जो उसकी टाइप्स हैं, इंशाल्लाह ताला वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल्ड इसकी इंशाल्लाह ताला आपको टाइप्स मैं पढ़ाऊंगी। अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरी टाइप की तरफ जो कि है प्रोनाउन।
सो प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझते हैं अब हम। बेसिकली जब हम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, जो अभी अभी हमने पहले पढ़ा है, पहली टाइप पढ़ी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो लेट सपोज अगर हम अपने सिटी के बारे में बता रहे हैं। सिटी क्या है? कराची। कराची क्या है? नाउन, नाम है वो, ठीक है ना, प्लेस का। अगर हम कराची के बारे में बता रहे हैं, लेट सपोज कि कराची इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, कराची इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लाइट्स, कराची हैज़ डिफरेंट अमेजिंग प्लेसेस, कराची इज़ लाइक दैट, कराची इज़ वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग लाइक दिस। तो हम अपने तमाम सेंटेंसेस में क्या चीज़ रिपीट कर रहे हैं? वर्ड कराची, ठीक है ना, हम यानी नाउन को रिपीट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा कि हम बार बार नाउन को रिपीट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उमर इज़ अ गुड बॉय, उमर इज़ इन क्लास 4, उमर स्टडीज़ इन ABC स्कूल, उमर इज़ क्यूट बॉय, उमर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो हम अपनी पूरी ऐसे में, अपने पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ रिपीट कर रहे हैं? उमर। उमर क्या है? नाउन है, क्योंकि ये नाम है। तो हम जब चाहते हैं कि हम नाउन रिपीट ना करें अपने सेंटेंस में, तो हम उसकी जगह पर दूसरा वर्ड रखते हैं और वो वर्ड कहलाता है प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन आपके सामने यही लिखी हुई है कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी ऐसा लफ्ज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, वो प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये 7 ही हैं। जैसे अभी मैंने नाउन की एग्जाम्पल्स आपको बताई थी कि नाउन की एग्जाम्पल्स अनलिमिटेड है, क्योंकि नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। पूरी यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में कितनी ही सारी चीज़ों के नाम है जो कि मतलब हम काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रोनाउन जो है वो कैटेगराइज किया गया है यही 7 एग्जाम्पल्स के अंदर। इसके अलावा कोई 8वां प्रोनाउन नहीं होता। यानी कि हमने ये समझा कि नाउन तो अनलिमिटेड है, लेकिन प्रोनाउंस 7 होते हैं और ये ही लिमिटेड प्रोनाउंस होते हैं। अच्छा जी, ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? ही इज यूज्ड फॉर अ मेल पर्सन, ठीक है। किसी मेल की अगर बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने उमर की बात की थी, तो हम उमर को अगर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं तो हम अपने फर्स्ट सेंटेंस में तो बोलेंगे कि उमर इज अ उमर इज 6 years ओल्ड, एक मिसाल है। और बाकी के सेंटेंसेस में हम ही इस्तेमाल करेंगे। ही इज इन क्लास 4, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही स्टडीज इन ABC स्कूल, ठीक है। तो हमने नाउन की जगह पे क्या रखा? हमने प्रोनाउन रखा, और चूंकि वो एक मेल था, इस वजह से हमने मेल प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करने जा रहे हैं किसी भी फीमेल की, तो हम उसके नाम की जगह शी यूज करेंगे। देन अगर हम किसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने अभी कराची की एग्जांपल आपको दी थी कि कराची इज अ ब्यूटीफुल सिटी, पहले सेंटेंस में तो बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेंगे इट हैज मैनी डिफरेंट प्लेसेस, इट इज कॉल्ड अ सिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है। इस तरह से हम अब कराची वर्ड की जगह क्या रख रहे हैं? अब हम इट लगा रहे हैं, और इट क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह से आई, अब अगर मैं अपने बारे में बताने जा रही हूँ, एक मिसाल है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बोला था कि माय नेम इज सबा उजैर, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला? आई एम अ टीचर, आई हैव डन डबल मास्टर्स। तो मैं अपने नाम की जगह, मैंने सबा सबा तो नहीं रिपीट किया, मैंने सबा की जगह पे, चूंकि मैं अपने बारे में बात करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने आई लगाया, ठीक है। यानी मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, सबा वर्ड की जगह मैंने क्या लगाया? आई, और आई क्या था? प्रोनाउन। इसी तरह से अगर हम दो लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आई एंड माई फ्रेंड आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे, मैं और मेरी दोस्त आज पिकनिक पर जा रहे हैं। अब मैं हर सेंटेंस में आई एंड माई फ्रेंड नहीं बोलूंगी। आई एंड माई फ्रेंड हैव पैक्ड आवर लगेज, आई एंड माई फ्रेंड enjoy will enjoy the picnic,
या enjoyed the picnic, तो मैं आई और माई फ्रेंड अगेन अगेन बोलने की बजाय मैं क्या कहूंगी, मैं बोलूंगी वी विल एंजॉय द पिकनिक, वी विल पैक आवर लगेज, वी विल टेक सम स्नैक्स विद अस। तो मैंने आई और अपनी दोस्त के नाम की जगह क्या रखा, वी, क्योंकि हम दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए हम यूज करेंगे वी। इसी तरह से अगर मैं बात करने जा रही हूँ सामने वाले पर्सन के लिए, अगर वो सामने वाला पर्सन एक है तो भी यू बोलूंगी, और अगर वो सामने वाला पर्सन पूरी एक क्लास है, जैसे मैं आप लोगों से अगर बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगी स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, नहीं, मैं आप सब लोगों को क्या कॉल करती हूँ, यू आर माई स्टूडेंट्स। अगर मैं एक स्टूडेंट के लिए बोलूंगी तब भी मैं यही बोलूंगी, यू आर माई स्टूडेंट, और अगर मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए बोलूंगी तब भी मैं यही बोलूंगी, यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। इसमें मैंने कहीं पे भी आप लोगों के नाम यूज नहीं किए, ठीक है, नाम की जगह क्या इस्तेमाल किया, प्रोनाउन। इसी तरह से अगर हम दे इस्तेमाल करते हैं तो दे भी प्लूरल लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि दूसरे लोग हों जिनके बारे में हम बात कर रहे हों। यानी कि लेट सपोज हमारी क्लास के अंदर एक है स्टूडेंट 1, एक है स्टूडेंट 2, ठीक है, तो हम उन दोनों के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 विल ब्रिंग लंच टुमारो, स्टूडेंट 1 एंड 2 विल टेल अस द स्टोरी टुमारो इन द क्लास, तो मैं बार बार स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी दे विल ब्रिंग लंच टुमारो, दे विल टेल अस द स्टोरी टुमारो। तो मैं अब नाउन की जगह क्या लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ प्रोनाउन। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया नाउन की भी टाइप्स हैं, इसी तरह से प्रोनाउन की भी टाइप्स हैं, यानी कि ये ही एग्जाम्पल्स ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे किस किस फॉर्म में इस्तेमाल हो सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। आज हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबका 7 का इंट्रोडक्शन है। तो अब हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है आपको प्रोनाउन, अब हम थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं जो कि है वर्ब। तो वर्ब की अब हम बात करते हैं। वर्ब बेसिकली क्या है, वर्ब की भी डेफिनेशन आमतौर से स्टूडेंट्स हाफ यानी कि इनकम्प्लीट पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। तो वर्ब के बारे में हम आपको ये बताने जाएंगे कि बेसिकली जो वर्ब की डेफिनेशन है वो हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो भी इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है। आमतौर से बच्चे जो है वो छोटी क्लासेस में, छोटी एज में यही पढ़ते हैं कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, यानी वो सारे वर्ड्स जो कि सिर्फ एक्शन को शो करते हैं वो वर्ब्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन है तो वर्ब की ही, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है वर्ब की। वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ब्स को नहीं कहते हैं बल्कि नॉन एक्शन वर्ब्स भी होते हैं, स्टेट के वर्ब्स भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब्स की बात करेंगे। एक्शन वर्ब्स सब लोगों को पता है, जिसके अंदर कोई काम, कोई एक्शन हो रहा हो, हम उसको कहते हैं एक्शन वर्ब। जिस तरह से नाउन की अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरह से एक्शन वर्ब्स की भी अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि प्ले, कट, कम, गो, आस्क, रिमूव, ईट, डाइन, ओपन, क्लोज, राइट, ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी। यानी कि वो तमाम काम जो कि एक एक्शन को, एक काम को शो कर रहे होते हैं, वो सब एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। एक्शन वर्ब्स अनलिमिटेड हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको अभी बताई हैं। इस तरह से होते हैं दूसरे नॉन एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स की दो कैटेगरीज हैं, दो तरह के होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। एक होते हैं स्टेट के वर्ब्स, एक होते हैं पोजेशन के वर्ब। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है हालत, कंडीशन। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी एक्शन वर्ब की, कि अगर मैं पढ़ाती हूं तो मेरा एक्शन वर्ब क्या है, मेरा एक्शन वर्ब है टीच, ठीक है। अब मैं अपने एक्शन वर्ब के हिसाब से मेरी स्टेट, मेरी हालत, मेरी पहचान क्या है कि आई एम अ टीचर, ये मेरी हालत है, ये मेरी पहचान है, ठीक है। तो ये मैंने क्या लगाया, इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी, इनमें से कुछ एक इस्तेमाल किया। अब चूंकि वो मेरी प्रेजेंट में हालत है, मैं प्रेजेंट में टीचर हूं, तो इसलिए मैंने बोला आई एम अ टीचर, सही है। तो ये मेरा ये जो है वो नॉन एक्शन वर्ब हो गया और ये मेरी हालत यानी मेरी स्टेट, मेरी पहचान बन गई। इसी तरह से नॉन एक्शन की दूसरी कैटेगरी क्या है, पोजेशन। पोजेशन का क्या मतलब होता है, पोजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपकी अपनी मिल्कियत हो।
अब अगर मैं टीचर हूँ और मैं टीच करती हूँ तो मेरी पोजेशन क्या है? आई हैव अ वाइट बोर्ड, आई हैव अ मार्कर, आई हैव 12 years एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? मेरी मिल्कियत है, वो भी प्रेजेंट में। अगर यही पास्ट में हो जाएंगी, यही फ्यूचर में हो जाएंगी, तो हम हैड को या विल हैव को इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, लेकिन ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी पोजेशन हो गई, ये सारी चीज़ें मेरी मिल्कियत हो गई। इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक्शन क्या हुआ? क्या आप पढ़ते हैं? यू स्टडी, यू लर्न इंग्लिश। ठीक है, इसी तरह से आपका नॉन एक्शन में स्टेट आपकी क्या हुई? आपकी स्टेट हुई, यानी आपकी पहचान क्या हुई? कि यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ लर्नर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर। तो मैंने क्या लगाया? आर लगाया। इसी तरह से अगर आपकी पोजेशन के बारे में बात करें, यानी आपकी मिल्कियत क्या होगी? कि यू हैव अ बुक, यू हैव अ कॉपी, यू हैव अ पेंसिल। तो ये तमाम चीज़ें आपकी प्रेजेंट के अंदर पोजेशन हो गई। तो ये एग्जांपल हो गई वर्ब की कंप्लीट। अच्छा, एक्शन वर्ब्स की जो है वो फॉर्म्स भी होती हैं, जो हम अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्ले है तो हम इसको प्लेड इस्तेमाल करेंगे सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में हम इसको दोबारा प्लेड इस्तेमाल करेंगे। वो चीज़ें क्या होती हैं, कब किसका इस्तेमाल होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसके अंदर हमने वर्ब का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है एडवर्ब। तो अब हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब के अंदर आप देख सकते हैं एडवर्ब क्या होता है। इसके अंदर अपने अंदर ही समझ लें, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अगर आप याद रखना चाहते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाएं कि एडवर्ब की क्या डेफिनेशन थी, तो समझ लें कि आपने इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन को सर्च कर लेना है। कैसे? जैसे कि देखेंगे कि लिखा है एड और वर्ब, यानी कि एडवर्ब की क्या डेफिनेशन है? कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई या फिर डिस्क्राइब अ वर्ब, यानी कि ऐसे अल्फाज या ऐसा लफ्ज जो कि वर्ब को मजीद डिस्क्राइब करने में या उसको मजीद मॉडिफाई करने में इस्तेमाल हो, जो कि वर्ब के बारे में मजीद बताए। यानी कि अगर कोई काम हुआ, जैसे अभी अभी हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा कि वर्ब जो है वो एक्शन भी होता है। तो अगर कोई एक्शन परफॉर्म किया गया है तो वो एक्शन कब, कैसे, क्यों परफॉर्म किया गया। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आई राइट, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं लिखती हूँ, तो ये मेरा एक एक्शन हो गया कि आई राइट। ठीक है, अब मैं कैसे लिखती हूँ? आई राइट फास्ट, आई राइट स्लोली, I write gradually, I write in the morning, I write at 7 o'clock। तो ये तमाम मेरी जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रही हैं? मेरे राइट करने को, मेरे लिखने को, कि मैं लिखती हूँ यानी मैं एक्शन परफॉर्म करती हूँ। तो वो एक्शन मैं कब परफॉर्म करती हूँ, कैसे परफॉर्म करती हूँ, क्यों परफॉर्म करती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें जो कि वर्ब को यानी हमारे काम को, हमारे एक्शन को मज़ीद डिस्क्राइब करे, वो होता है एडवर्ब। अब आपको पता चल गया कि एडवर्ब के अंदर ही, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन मौजूद है, यानी कि वर्ब के अंदर मज़ीद आप ऐड कर दें तो वो बन जाता है एडवर्ब। अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? इसकी सिर्फ डेफिनेशन यही नहीं है कि ये सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब करता है, नहीं, ये वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और ये दूसरे एडवर्ब को, यानी अगर सेंटेंस के अंदर दो एडवर्ब्स हैं तो एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एग्जाम्पल्स आपको ये नीचे नजर आ रही हैं, ये देख लीजिए। नंबर 1 है शी वॉक्स स्लोली। ये कौन सी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कि जब एडवर्ब ने वर्ब को यानी काम को यानी एक्शन को डिस्क्राइब किया, तो वो वॉक करती है, वो चलती है। कैसे चलती है? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता चलती है। शी वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे ये एडवर्ब क्या है जो अंडरलाइन हुआ है, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन वर्ब को। दूसरी एग्जाम्पल क्या हुई? शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल का लफ्ज क्या होता है? ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, और ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मजीद डिस्क्राइब क्या कर रहा है लफ्ज?
वेरी यानी बहुत ज्यादा, वो बहुत खूबसूरत है, यानी वर्ड ब्यूटीफुल को मजीद एनहेंस कर रहा है, मजीद ज्यादा बता रहा है। तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने वाला क्या हुआ, अंडरलाइन जो है वो एडवर्ब है। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल क्या है कि एडवर्ब वो होता है जो दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करे। तो अब क्या हुआ, शी वॉक्स क्वाइट स्लोली। अभी हमने पहले एग्जांपल में देखा कि स्लोली जो है वो एडवर्ब है, यानी वो चलती है, स्लोली चलती है, आहिस्ता चलती है। अब उस आहिस्ता चलने को, उस एडवर्ब को मजीद हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो कैसे कहा हमने, शी वॉक्स क्वाइट स्लोली, वो काफी आहिस्ता चलती है। यानी कि स्लोली वर्ड को डिस्क्राइब जो कर रहा है वो अंडरलाइन क्वाइट है, और ये भी एडवर्ब है। यानी कि थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास दो एडवर्ब्स मौजूद हैं, क्वाइट भी और स्लोली भी। तो ये हो गई एग्जाम्पल्स एडवर्ब की। इसकी भी एग्जाम्पल्स हैं और इसकी टाइप्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है ऐसा वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करने में यूज़ हो। जैसे कि अभी अभी हमने एडवर्ब पढ़ा है लास्ट डेफिनेशन में, कि वो डिस्क्राइब करता है किसको, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। इसी तरह से एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को, यानी कि अगर सेंटेंस के अंदर नाउन मौजूद है या प्रोनाउन मौजूद है तो वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है, कितना है, ये तमाम चीज़ों को जो है वो, जो हम वर्ड यूज़ करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कि शी इज़ ब्यूटीफुल, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। ठीक है, तो कार कैसी है, कार क्या है, सबसे पहले तो कार है नाउन, और नाउन यानी कार कैसी है, खूबसूरत है। अब कार कैसी है, आई हैव अ स्मॉल कार, आई हैव एन एक्सपेंसिव कार, आई हैव अ स्पेशियस कार, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस वाली है। आई हैव अ बिग कार, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। ठीक है, तो मेरी गाड़ी यानी कार को क्या क्या वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल है, वो छोटे साइज की है, वो एक्सपेंसिव है, वो बड़ी है, वो स्पेस वाली है। तो यानी नाउन को मजीद जो डिस्क्राइब करे वो होता है एडजेक्टिव। इसी तरह से शार्प, माई पेंसिल इज शार्प, माई स्टूडेंट्स आर वेरी शार्प। इसी तरह से स्मॉल, आई हैव अ स्मॉल सेल फोन, आई हैव अ स्मॉल हाउस, शी हैज़ स्मॉल हेयर। ठीक है, तो इसी तरह से शी हैज़ शॉर्ट हेयर, उसके हेयर कैसे हैं, शॉर्ट है। तो ये तमाम चीज़ें किसको डिस्क्राइब कर रही हैं, नाउन को। टॉल, लॉन्ग, लिटिल, और ये लिखा है 20, यानी कि अगर किसी नाउन की क्वांटिटी नंबर्स में जब हम बताते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि आई हैव 20 एप्पल्स, देयर आर 2 रूम्स एट माई होम, देयर आर 7 पेंसिल्स इन माई पेंसिल बॉक्स। तो ये 7 का वर्ड क्या कहलाएगा, ये 7 का जो नंबर है ये कहलाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि वो मेरी पेंसिल्स की क्वांटिटी को बता रहा है कि मेरे पास पेंसिल्स हैं तो कितनी हैं, 20 हैं, 7 हैं, 10 हैं। तो जो भी नंबर्स होते हैं सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं वो क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इस वजह से वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ओवरऑल हमने अभी क्या समझा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो कि नाउन को और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद हमें बता रहा हो कि वो नाउन या प्रोनाउन कैसा है, कितना है। ठीक है, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव। अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडजेक्टिव्स की भी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये तो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं एडजेक्टिव के जो हम थोड़े बहुत जानते भी हैं, लेकिन कुछ इस तरह के एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो बेसिकली वर्ब से मिलके बनते हैं, या फिर वो एडजेक्टिव से ही मिलकर बन रहे होते हैं। जिस तरह से होता है इंटरेस्टिंग, ही इज़ एन इंटरेस्टिंग गाय। तो ये जो इंटरेस्टिंग का वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गाय को, बॉय को। ठीक है, तो बॉय को मजीद डिस्क्राइब करने वाला वर्ड हुआ इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग वर्ड भी एडजेक्टिव है। इसी तरह से आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश,
तो आई यानी मैं यानी प्रोनाउन को मजीद डिस्क्राइब क्या कर रहा है, इंटरेस्टेड। यानी हम एडजेक्टिव्स को ईडी लगाकर जो बनाते हैं जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताने जा रहे होते हैं, जिस तरह के तो उसमें हम जो है वो ईडी लगाकर अपनी तरफ से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं नाउन या प्रोनाउन को, तो वो भी एडजेक्टिव्स होते हैं। जिस तरह से ही इज़ एन एजुकेटेड गाय, एजुकेटेड, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये उसी लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है, वो एजुकेटेड है। तो सम ऑफ द टाइम्स वी मेक एडजेक्टिव्स आवरसेल्व्स बाय एडिंग ईडी इन समटाइम्स नाउन और समटाइम्स एन अदर एडजेक्टिव। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। सो हमारा अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशन। इसकी भी नाम के अंदर ही इसकी डेफिनेशन मौजूद है। जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है PRE, यानी हम इसको पढ़ते तो प्री है। प्री का मतलब होता है पहला, पहले, और पोजीशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि पोजीशन का मतलब होता है कोई जगह। तो प्रेपोजिशन बेसिकली इसको हम प्रोनाउंस करते हैं और हम इसके अंदर यही डेफिनेशन बता रहे होते हैं कि ऐसा वर्ड विच इज़ यूज टू शो द पोजीशन ऑफ अ नाउन। यानी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन के अंदर ही इसकी जो है वो डेफिनेशन, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन मौजूद है कि प्रेपोजिशन का मतलब होता है कोई नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन। यानी अगर कोई नाउन है सेंटेंस में या प्रोनाउन है तो वो कहाँ है, तो ये चीज़ को जो डिस्क्राइब करेगा वर्ड वो कहलाएगा प्रेपोजिशन। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो ये हैं कि इन, ऑन, एट, अंडर, बीनीथ, अबव, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, अगेंस्ट, डाउन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, अक्रॉस, बियॉन्ड, इनटू। और इसके अलावा भी ढेरों सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हम प्रेपोजिशन के लिए लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन की बात तो ये हो गई। अब मैंने जो एग्जांपल्स आपको दी हैं, बेसिकली प्रेपोजिशन इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज मोस्टली। ज़्यादातर जो है वो प्रेपोजिशंस जो है वो 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए जाते हैं। एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और एक होता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। यानी कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर मौजूद है, यानी पोजीशन क्या है उसकी, एक तो इसके लिए इस्तेमाल होता है और एक वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है कि यानी कोई नाउन या प्रोनाउन मौजूद है तो वो कब, यानी उसके टाइम क्या है। तो हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, हम इन्हीं तमाम एग्जांपल्स को और मज़ीद एग्जांपल्स को ऐड करके हम आपको बताते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का क्या मतलब है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एक्सप्लेन किया है इसको कि प्रेपोजिशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि नाउन और प्रोनाउन अगर सेंटेंस में मौजूद है तो वो कब है, या कोई नाउन प्रोनाउन मौजूद है तो उसका टाइम क्या है। दूसरा है कि वेयर यानी प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में फिर हम बताएंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस इस्तेमाल करने के लिए डेफिनेटली हम प्रेपोजिशंस को ही इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मैंने बोर्ड के ऊपर आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो प्रेपोजिशंस को लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो अभी मैंने प्रीवियसली एग्जाम्पल्स में आपको शो किया था। तो व्हेन की और वेयर की यानी प्लेस और टाइम की जो एग्जांपल्स हैं उनमें मोस्ट कॉमनली यूज जो हैं वो हैं इन, ऑन, एट। आप देख सकते हैं कि व्हेन वाले एरिया में भी इन, ऑन, एट लिखा हुआ है और वेयर वाले जो है कैटेगरी में भी इन, ऑन, एट लिखा हुआ है। कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो कि स्पेसिफिकली टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो कि ख़ास तौर से सिर्फ जगह यानी प्लेस को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो टाइम को बताने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों यानी प्लेस और टाइम दोनों को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ है वो है डायरेक्शंस, यानी डायरेक्शंस किसी सिम्त को बताने के लिए भी हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टू, इनटू,
ऑफ और फ्रॉम की एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है। तो अच्छा, अब हम इन ऑन एट को पढ़ लेते हैं डिटेल में कि हम इन ऑन एट कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वेयर की और व्हेन की कुछ एग्जांपल्स जो कि इन ऑन एट के साथ मैंने लिखी हैं, दोनों ही एग्जांपल्स इन ऑन एट के साथ हैं। तीनों एग्जांपल्स टाइम के लिए भी वही हैं और वेयर के लिए भी इन ऑन एट के साथ हैं। तो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। जैसे कि टाइम की एग्जांपल्स हैं, यानी आई वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह में। अब ये टाइम की बात हो रही थी। मॉर्निंग जो है वो वक्त है, एक टाइम है जिसमें हमने बताया कि मॉर्निंग में मैं जागती हूँ। इसी तरह से अगर हम इसी को प्लेस के लिए लेंगे तो क्या होगा, शी इज स्लीपिंग इन द रूम। अब ये कमरे की बात आ रही है, रूम की बात आ रही है, तो रूम जो है वो एक प्लेस है, तो यहाँ पर भी हमने इन लगाया कि वो कमरे में सो रही है। इसी तरह से अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑन की। अगर हम उसको टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यू कम ऑन माई बर्थडे, तुम मेरी सालगिरह पर आओ। जैसे हम इनवाइट करते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हें आना होगा या तुम आओ मेरी सालगिरह पर। तो यू कम ऑन माई बर्थडे, तुम मेरी सालगिरह पर आओ, ऑन माई बर्थडे। इसी तरह से ऑन को अगर हम जगह के लिए यानी प्लेस के लिए यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, द किड इज प्लेइंग ऑन द फ्लोर, बच्चा जो है वो फ्लोर के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर खेल रहा है। यानी जब किसी सतह की बात हो, किसी फ्लैट सरफेस की बात हो, तो हम क्या कहेंगे, ऑन लगाएंगे। तो ज़मीन के ऊपर बच्चा खेल रहा है तो ऑन द फ्लोर। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल है एट की। अगर वो टाइम के लिए इस्तेमाल हो तो हम क्या कहते हैं, ही विल कॉल अस एट नाइट, वो हमें रात में कॉल करेगा। इसी तरह से अगर इसको हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करें, ही इज़ फ्री एट होम टुडे। अब अगर हमने घर के लिए लगाया तो हम वहाँ पे एट लगाएंगे। तो किसी स्पेसिफिक जगह को अगर मेंशन करना हो, कोई ख़ास कोई मखसूस जगह का नाम आपने लेना हो, तो हम वहाँ पर एट लगाते हैं, एट होम, एट द डोर, एट द गेट। ठीक है, इस तरह से। तो हम इनकी मज़ीद एग्जांपल्स और ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस में, जब मैं आपको प्रेपोजिशन कंप्लीट पढ़ाऊंगी और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स के साथ पढ़ाऊंगी। एक चीज़ का जहन में रखिएगा, प्रेपोजिशंस आर वेरी ट्रिकी टू यूज़, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपने थोड़ी सी भी आगे पीछे प्रेपोजिशन कर दी तो आपके सेंटेंस की पूरी मीनिंग बदल सकती है। सो बी केयरफुल फॉर यूजिंग प्रेपोजिशंस इन योर सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, जिसका नाम है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे कि कनेक्टिंग वर्ड्स खुद अपने आप में डेफिनेशन बता रहे हैं कि कंजंक्शंस का मतलब वो होता है, यानी वो वर्ड्स जो कि दो एक जैसी मीनिंग रखने वाले या एक जैसी कैटेगरी रखने वाले वर्ड्स को जोड़ता है या फिर सेंटेंसेस को जोड़ता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। अब हमने जब सबसे पहले पढ़ा था तो मैंने आपको यही बताया था ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम सेंटेंस कहते हैं जिसमें वो एक सेंसिबल मीनिंग दे रहा हो। तो यानी सेंटेंसेस को जोड़ने वाला या फिर दो वर्ड्स को जोड़ने वाला कहलाता है कंजंक्शन यानी कनेक्टिंग वर्ड। सो कंजंक्शंस की डेफिनेशन ही हमें यही बता रही है कि ऐसे वर्ड्स या वर्ड जो कि दो वर्ड्स को या दो जुमलों को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यानी कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाएं, और वो सेंटेंसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, यानी कि उन सेंटेंसेस की अपनी इंडिविजुअल पूरी मीनिंग हो और फिर दोनों को जोड़ा जाए। तो हम इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंजंक्शंस कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। इन कंजंक्शंस के अलावा भी थोड़ी बहुत और भी एग्जांपल्स हैं, तो मैंने मेजॉरिटी एग्जांपल्स आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दी हैं, जिसमें है फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो, ऑल्दो, दो, एज इफ, बिकॉज, इफ, unless, since, whereas, while, not only, but also, ये साथ ही इस्तेमाल होंगे एक ही सेंटेंस में। इसी तरह से both and ये दोनों भी एक साथ इस्तेमाल होंगे। neither nor, आपने सुना होगा either
और इस तरह की मज़ीद और एग्जांपल्स भी हैं जो कि थोड़ी बहुत ही हैं, जो कि मैंने अभी नहीं लिखी हैं, ठीक है। तो इसकी टाइप्स भी हैं कंजंक्शंस की, जो हम इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में पढ़ेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स ऐसी हो सकती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने लिखी हैं। अब आप ये देखें, आई वॉन्ट चिप्स एंड बिस्किट्स। चिप्स और बिस्किट्स यानी ये दो डिफरेंट वर्ड्स थे, लेकिन कैटेगरी एक ही थी, यानी कि वो एडिबल चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, स्नैक्स टाइप हैं। तो हमने उन दोनों को एक साथ तो हम नहीं कह सकते कि आई वांट चिप्स बिस्किट्स, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ये दोनों अपने आप में एक दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं जिनकी इंडिपेंडेंट मीनिंग है। लिहाजा इनको जोड़ने के लिए, इनको एक ही सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हम क्या कहेंगे, आई वॉन्ट चिप्स एंड बिस्किट्स। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है, आई लाइक कॉफ़ी बट आई डू नॉट लाइक टी। अब आप देख सकते हैं कि हमने दो वर्ड्स को ज्वाइन नहीं किया है, इनमें हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, और ये दोनों सेंटेंसेस अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं। यानी कि अगर मैं सिर्फ बट को ना मैं कंसिडर करूं और सिर्फ ये बोलूं आई लाइक कॉफ़ी, तो इसका मतलब स्पेसिफिक है ना, ये एक करेक्ट सेंटेंस है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ ये बात बोलूं आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस के भी एक प्रॉपर मीनिंग निकल रही है। यानी कि ये दोनों सेंटेंसेस आपस में अपनी अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं, लेकिन अगर हमें इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है तो हम इनके लिए इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शंस। यानी कि इस वक्त हमें इस्तेमाल करना होगा वर्ड बट। मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मुझे चाय पसंद नहीं है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, ही नाइदर लाइक्स कॉफ़ी नॉर टी। यानी कि उसे ना तो कॉफ़ी पसंद है, ना ही उसे चाय पसंद है। यानी नाइदर और नॉर ये दोनों के दोनों कंजंक्शंस हैं, कंजंक्टिव वर्ड्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। यानी कि ये दोनों ही इनकार कर रहे हैं और ये एक तरह से नेगेटिव आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने डज नॉट, विल नॉट कुछ नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट कहा है नाइदर। इसके मतलब ही नेगेटिव में जाते हैं। ही नाइदर लाइक्स, ना ही तो उसे कॉफ़ी पसंद है, ना ही उसे चाय पसंद है। तो ये दोनों वर्ड्स हैं हमारे कंजंक्शंस के वर्ड। नॉर के आगे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, वो मैं कर देती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिए कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि हमने कंजंक्शंस के साथ लगाकर आपको बताए हैं। तो ये हमारी सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। अब हम हमारे लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं जो कि है इंटरजेक्शंस। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शंस। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इंटरजेक्शंस का मतलब वो वर्ड्स होते हैं जो कि सडन फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करने के लिए बताए जाएं। यानी जब हम किसी भी एक्शन का रिएक्शन दे रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम उसको जो है वो इंटरजेक्शंस के वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स लिखी हैं, हुर्रा, याहू, अलास, वाओ, उह, है, आह, आउच। यानी कि जो भी अगर हमें जैसे खुशी की बात होती है, कोई गुड न्यूज़ मिलती है तो हम कहते हैं हुर्रा। जैसे कि हमें और कोई खुशी की बात गुड न्यूज़ मिलती है तो हम कहते हैं याहू। अलास इस्तेमाल होता है किसी भी बुरी खबर के लिए। वाओ इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली हम किसी भी गुड न्यूज़ के लिए। UGH, ऊह का जो एक कहना चाहिए यूज़ होता है वो होता है किसी भी डिस्गस्टिंग चीज़ को देखने के लिए। हे, हाँ, मतलब किसी को आप बहुत दिन बाद देखें या अचानक देखें तो हम कहते हैं हे, यू आर हेयर, हाउ कुड आई फाइंड यू हेयर, तुम यहाँ कैसे। इस तरह से इस्तेमाल होता है किसी भी दर्द चोट के लिए। आउच इस्तेमाल होता है किसी भी चोट के लिए, आपको ठोकर वगैरह लग जाए जब। अच्छा, तो फिर ये याद रखिएगा कि हुर्रा और इस टाइप की जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन यानी सडन रिएक्शन शो करने के लिए बताए जाते हैं। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं ये हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं।
सो यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ करना लाजमी है। आप देख सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सामने ही लिखा है, हर वर्ड के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो ये वर्ड्स कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और ये साइन कहलाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसी तरह से अब मज़ीद एग्जांपल्स आपको बता दूं कि ये सेंटेंस यानी हुर्रा का साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड कैसे यूज़ किया हमने। हुर्रा, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। इसी तरह से व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब मैंने इस सेंटेंस के आखिर के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ सेंटेंसेस भी ऐसे हो सकते हैं कि जब हम सडनली उनको बोलते हैं तो उनके आखिर में अगर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने उसमें सडन फीलिंग या इमोशन को जाहिर किया। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे आप अपने किसी दोस्त को देखकर एकदम से बोलें कि हाउ कुड आई फाइंड यू हियर, तुम यहाँ कैसे। तो आप इस सेंटेंस के आखिर के अंदर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं जब आप इसको लिखेंगे। जाहिर है आप बोलते टाइम नहीं बोल देंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये कहलाता है हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि इंटरजेक्शंस को शो करने के लिए यानी सडन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करने के लिए लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सारे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप सो कि आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। इससे रेलेवेंट कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपनी वॉइस मैसेज पे प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज पे पूछिएगा, क्योंकि रीड करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप अपना जो भी सवाल है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको वॉइस मैसेज पे रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा। इंशाल्लाह ताला एज सुन एज आई विल फाइंड टाइम, इंशाल्लाह विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू एज क्विकली एज आई कैन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़। और इसका जो असाइनमेंट मिलेगा वो आपने वक्त पर पूरा करना है। और अब तक के जो 3 असाइनमेंट्स गुजर चुके हैं, प्लीज़ सारे लोग वो असाइनमेंट कंप्लीट करें, ताकि मुझे ये अंदाज़ा रहे कि सारे लोग एक ही पेस पे चल रहे हैं। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। Good luck everybody with this topic and rest of the topics. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.